Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss about the यंत्र प्रकरण. ओके, यानी कि बहुत सारे यंत्रों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे. ओके, तो यंत्र के प्रकार और यंत्र के यूजेस, ओके, ये हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं. तो आयुर्वेद में सेकेंड ईयर के BMS सिलेबस में जहाँ पे रचनाशास्त्र एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है वहाँ पे यंत्र प्रकरण बताया गया है. ओके, तो यंत्र अल्टीमेटली होता क्या है? यंत्र मतलब होता है कोई ऐसा साधन जिसके वजह से हम आयुर्वेद में जो रचनाशास्त्र है वहाँ पे जो हम वेरियस जो प्रोसेस करते हैं ना, वो जिसके अंदर करते हैं, जो साधन में करते हैं, जो साधन के थ्रू करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं. ओके, तो आपने मर्दन करके एक टर्मिनोलॉजी सुना होगा, आपने भावना करके एक टर्मिनोलॉजी सुना होगा. ओके, तो किसी भी द्रव्यों को शोधन करने के लिए दोला यंत्र का यूज़ किया जाता है. ओके, तो ये क्या है? ये यंत्र है, एक कोई साधन है. ओके, तो दोला यंत्र की विधि से हम क्या करते हैं? स्वेदन करते हैं. मर्दन करने के लिए खलव यंत्र का उपयोग करते हैं. ओके, तो जिन्हें हम खरल बत्ता भी बोलते हैं. ओके, तो ये सभी क्या है? ये साधन है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? आयुर्वेद में बहुत सारे वेरियस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ कल्पस. ओके, यानी कि बहुत सारे मेडिसिन को बनाने के लिए जो बहुत सारे जो प्रोसेस वगैरह करते हैं, वो जिस साधन में करते हैं, जिस साधन के थ्रू करते हैं, उस साधन को, उस इंस्ट्रूमेंट को व्हाट वी कॉल दैट पर्टिकुलर साधन, दैट इज कॉल्ड यंत्र. ओके, तो यंत्र का डेफिनेशन यहाँ पे बताया है. ओके, तो मैंने हैंड रिटन जो नोट्स लिखा था वो आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ. तो स्वेदादि कर्म निर्मांतुम वार्ति केंद्र प्रयत्नतः यंत्रते पारदो यस्मात् तस्मात् यंत्रमिति स्मृतम. ओके, इस श्लोक का जो रेफरेंस लिया गया है रसरत्न समुच्चय 9th अध्याय 2nd श्लोक से लिया गया है. ओके, तो स्वेदादि कर्म निर्मांतुम वार्ति केंद्र प्रयत्नतः यंत्रते पारदो यस्मात् तस्मात् यंत्रमिति स्मृतम. ओके, तो ये हमारा यंत्र का डेफिनेशन है. इसकी मीनिंग अभी देखते हैं. स्वेदादि कर्म निर्मांतुम, स्वेदन मर्दन आदि कर्म जिस साधन में हम करते हैं या जिस साधन के थ्रू करते हैं, उस पर्टिकुलर साधन को हम क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं. ये दोनों जो श्लोक की जो लाइन है अल्टीमेटली ये इसका अर्थ है. ओके, ये इसका मीनिंग है. वही यहाँ पे लिखा है स्वेदादि, स्वेदन मर्दन आदि जो कर्म कर रहे हैं, निर्माण तुम. ओके, यानी कि जो कर रहे हैं वार्तिक केंद्र प्रत्यतः, तो वो जो प्रोसेस हम वहाँ पे करते हैं ना, उसके लिए जो हम हैंड्स की जो मूवमेंट्स करते हैं, ओके, वार्तिक केंद्र प्रत्यतः प्रज्ञापूर्वक बलपूर्वक जो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, स्वेदन मर्दन वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, ओके, वो जिस साधन में करते हैं, जिसके थ्रू करते हैं, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं. यंत्र थे पारदो यस्मात्. ओके, जहाँ पे पारद को कंट्रोल किया जाता है. ओके, पारद आपने देखा होगा, मर्क्यूरी जिसे हम बोलते हैं. तो पारा, मर्क्यूरी, Hg, ओके, वट एवर यू कैन से. तो आपने देखा होगा, तो आपको आपने ऑब्जर्व किया होगा, एनालाइज किया होगा कि जो मर्क्यूरी होता है ना, वो बहुत चंचल गुड़ का होता है. यानी कि वो एक जगह पे रुकता नहीं है. ओके, वो आप अगर उसको कोई हाथ पे या फिर कोई ऐसे शीट वगैरह पे आप ले लोगे ना, तो वो कभी स्टिक वगैरह नहीं होता है. वो ऑलवेज मोशन कंडीशन में होता है. यानी कि उनकी चंचलता बहुत ज़्यादा होती है. चंचलता, लस्टर, ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है पारा की, मर्क्यूरी की, इनको कम करके, ओके, इनको नष्ट करके हम वहाँ पे पारा का यूज़ अलग अलग औषधियों को बनाने के लिए करते हैं. ओके, ये हम जानते हैं. लेकिन अल्टीनेस जो हमारा पारा का जो चंचलता है, जो उसकी जो लस्टनेस है, अगर ये हम कम नहीं करेंगे तो हमारा जो औषधि रहेगा ना, वो निरर्थकारी हो जाएगा. ओके, वो अनयूजफुल होगा. दैट्स वाई पारा को हम कंट्रोलेबल करते हैं. पारा अंदर जाने के बाद कंट्रोलेबल स्थिर गुड़ का बना रहे. ओके, वो एज इट इज़ उसके मेडिसिन बॉडी से बाहर ना निकल जाए. दैट्स वाई पारद जो होता है, जो हमारा मर्क्यूरी होता है, इनके प्रॉपर्टीज़ में हम वहाँ पे मॉडिफाई करते हैं. ओके, वो मॉडिफाई जो परिवर्तन जो हम कर रहे हैं उनके गुणों में, उनको करने के लिए एक साधन का यूज़ किया जाता है. उसी को भी हम क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं. तो स्वेदन मर्दन आदि कर्म जिसमें हम करते हैं और जहाँ पे जिस साधन में पारद को कंट्रोल किया जाता है, उस पर्टिकुलर साधन को, ओके, कॉमनली और कलेक्टिवली वी कॉल एज यंत्र. ओके, यंत्र दे पारदो यस्मात् तस्मात् यंत्रमिति स्मृतम. उसकी मीनिंग ये देखिए, यहीं पे मैंने लिखा है, स्वेदन मर्दन आदि कार्यों को करने के लिए तथा पारद को नियंत्रित करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं. यंत्र का एक और श्लोक आया है, सिंपल सा श्लोक है, आप इसको तो इजीली बाय हार्ट कर सकते हो. रसो नियंत्रते येन यंत्रम तत इति उच्यते. रस मतलब होता है पारद. पारद को जहाँ कंट्रोल किया जाता है, जिस साधन में कंट्रोल किया जाता है, जिस साधन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं. अभी मैं आप बोलोगे कि अगेन एंड अगेन जिस साधन का उपयोग मतलब क्या? मतलब वही कि पारद जिसमें, मतलब पारद को जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, तो पारद को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? खलबद्दा का यूज़ करते हैं, खलव यंत्र का उपयोग करते हैं. वो प्रकार मैं आपको बताऊंगा, लेकिन
जो अल्टीमेटली वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यंत्र तो इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे एक साधन है, वहाँ पे वो हेल्पिंग फैक्टर होगा जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, तो वो हेल्पिंग फैक्टर क्या है, वो हमारा यंत्र है। ओके, तो रसो नियंत्रते ये है ना, यंत्रम तति उच्यते। ओके, जहाँ पर पारद को नियंत्रण करके पारद के कल्प को बनाया जाता है उसे यंत्र कहते हैं। ओके, तो अभी हम आते हैं यंत्र के प्रकार के बारे में। तो टोटल सपोज शायद यहाँ पे मैंने 10 to 12 समथिंग ऐसे कुछ यंत्र का प्रकार मैंने यहाँ पे बताया आपको। ओके, तो एक एक वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहला जो हमारा यंत्र है, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, उलूखल यंत्र बोलते हैं। ओके, तो उलूखल यंत्र आपने देखा होगा, इसको गाँव में बहुत इसका यूज़ किया जाता है, बहुत सारे शहरों में भी, ओके, बहुत सारे लोगों के घरों में भी अल्टीमेटली ये रहता है। ओके, तो ये जो खरल बत्ता, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उलूखल यंत्र और जो खलव यंत्र होता है ये दोनों सेम होता है। ये दोनों सेम नहीं होता है, दोनों का काम अलग अलग होता है। ओके, देखिए मैं आपको दोनों दिखाता हूँ डायग्राम एक साथ, प्रकार देखेंगे ही। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा खलव यंत्र है। ओके, ये हमारा खलव यंत्र है और ये हमारा क्या होता है, ये उलूखल यंत्र होता है। ओके, उलूखल यंत्र का उपयोग हम बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, ओके, बड़े बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम उलूखल यंत्र का उपयोग करते हैं। ओके, तो फॉर ग्राइंडिंग और पाउंडिंग, ओके, मिलाने के लिए बड़े बड़े जो अगर बहुत सारे जो द्रव्य एक साथ अगर नहीं है उनको मिलाने के लिए, फॉर ग्राइंडिंग और पाउंडिंग, ओके, छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए द मेटल और मिनरल, ओके, या फिर कोई हर्बल द्रव्य, सपोज आपने अशोक का क्या लिया, छाल ले लिया। ओके, अशोक का छाल ले लिया या फिर अर्जुन का छाल ले लिया, वॉटेवर आपने कोई वहाँ पे कोई हर्बल द्रव्य होगा, त्रिवृत्त ले लिया, आप उसके मूल ले लिए। ओके, आपके पास सपोज दंती का आपने मूल ले लिया, तो ये सभी क्या है, थोड़े से हार्ड कंसिस्टेंसी के होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए आप पहले छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाए, आप उनको क्या करोगे, खरल बत्ता में रखते हो। ओके, और विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मूसली, ओके, इसको हम तोड़ते हैं। उलूखल यंत्र और जो हमारा खरल बत्ता होता है जिसे हम खलव यंत्र बोलते हैं, दोनों में अंतर यही होता है कि ये जो उलूखल यंत्र होता है ये हमारा आयरन का बना होता है, लोहा से बना होता है, और जो हमारा खलव यंत्र था जिसको मैंने आपको दिखाया वो अल्टीमेटली वो हमारे मिट्टी के बने होते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं। तो उलूखल यंत्र में हम किसी भी हार्ड सब्सटेंस को वहाँ पे इसको तोड़ते हैं, तो अल्टीमेटली ये हार्ड सब्सटेंस को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है हमारा उलूखल यंत्र। लेकिन खलव यंत्र अगर आप उसमें हार्ड सब्सटेंस तोड़ोगे, ओके, तो वो जो आपका खलव यंत्र है वही टूट जाएगा। ओके, तो दोनों में कुछ ऐसे छोटे छोटे डिफरेंस वगैरह आते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये उलूखल यंत्र है, इनकी लंबाई की अगर बात करें तो 16 अंगुल इसकी लेंथ होती है, 10 अंगुल इसकी विड्थ होती है, और जो अंदर की हाइट होती है, ओके, तो क्योंकि आयरन है थोड़ा सा थिक तो होगा ही, लंबाई तो बड़ी होगी लेकिन अंदर की जो थिकनेस होगी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयरन है, लोहा है, और इसकी थिकनेस समथिंग कुछ तो रहेगी, एंड दैट्स वाई जो अंदर की जो डेप्थ वगैरह होगी वो भी कम हो जाता है। ओके, तो डेप्थ जो होती है इसकी वो 13 अंगुल डेप्थ होती है, 16 अंगुल इसकी लेंथ होती है, और इसकी जो विड्थ होती है वो 10 अंगुल इसकी विड्थ होती है। ओके, तो ये हमारा क्या है, उलूखल यंत्र फॉर ग्राइंडिंग एंड पाउंडिंग द मेटल एंड मिनरल्स। ओके, तो खनिज द्रव्य, सपोज आपने अभ्रक वगैरह ले लिया, स्वर्णमाक्षिक ले लिया, सस्यक ले लिया, वैक्रांत ले लिया, कुछ भी आप ले लिए, तो होता क्या कि ये सभी हार्ड मेटल्स वगैरह मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो इनको पहले तोड़ा जाता है उलूखल यंत्र में, एंड देन आफ्टर दैट उसकी भस्म शोधन प्रक्रिया की जाती है। तो पहला जो बेस काम जो है अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, उलूखल यंत्र में करते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट यंत्र है दैट नथिंग बट खलव यंत्र। खलव यंत्र बहुत सिंपल होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में ये क्या है। तो खलव यंत्र मिट्टी का बना हुआ रहता है, ये किसी भी चीज़ों को मिक्स करने के लिए इसका बहुत ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने हिंगवाष्टक चूर्ण सुना होगा, सीतोपलादी चूर्ण सुना होगा, या फिर आपने भावना प्रोसीजर सुना होगा। ओके, तो भावना प्रोसेस को डन करने के लिए या फिर वहाँ पे जो किसी भी चीज़ को ट्रिचुरेशन करने के लिए, ओके, हम इनका क्या करते हैं, खलव यंत्र का उपयोग करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको सीतोपलादी चूर्ण और हिंगवाष्टक चूर्ण, तो ये जो चूर्ण कल्पनाएं हैं ना, इन चूर्ण कल्पनाओं में बहुत सारे हर्बल द्रव्य को कंबाइन करने बोला गया है। यानी कि सीतोपलादी में आप देखोगे कि उसमें शक्कर मिला हुआ रहता है, पिपली मिला हुआ रहता है, वंशलोचन रहता है, ओके, वहाँ पे इलायची एला मिला हुआ रहता है। तो एक एक द्रव्यों को हम क्या करते हैं, एक एक के साथ उसको मिलाते हैं, जो मिलाने के लिए हम यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, खलव यंत्र बोलते हैं। ओके, तो जस्ट मैंने एक इन शॉर्ट आपको एग्जांपल बताया सीतोपलादी चूर्ण, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस के लिए हम करते हैं। ओके, ये तो मिलाने के लिए काम था, कंबाइन करने के लिए जो हर्बल द्रव्य अलग अलग रखे हुए हैं, ओके, जो चूर्ण फॉर्म में अलग अलग समझिए अगर कोई शक्कर है, शक्कर का चूर्ण फॉर्म अलग से रखा हुआ है,
और हमें पिपली के चूर्ण में उसको कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यंत्र में मिलाकर उसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मूसली हम क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं। ओके, इसका मर्दन कर देते हैं। तो मर्दन करने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे वो मिक्सअप हो जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये तो मिक्स करने की बात थी। बहुत सारे प्रोसेस को भी हमारे अल्टीमेटली तो बहुत सारे प्रोसेस को भी करने के लिए वहाँ पे हम पर्टिकुलरली खलवेंद्र का उपयोग करते हैं। ओके, तो शोधन कर्म ऑफ और फॉर वेरियस मेटल एंड मिनरल्स वी आर यूजिंग द आवर खलवेंद्र। ओके, तो शोधन की अगर बात करें तो जो भी मैंने अभी आपको बताया कि भावना प्रोसीजर को करने के लिए खलवेंद्र का उपयोग किया जाता है, बराबर। तो भावना प्रोसीजर क्या होती है, तो यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर माय प्रीवियस अपलोडेड वीडियो। ओके, तो जो ये हमारे पर्टिकुलर जो कर्म है, जो प्रोसेस है, भावना कर्म मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पहले हम पर्टिकुलर चूर्ण डालते हैं खलवेंद्र में, और चूर्ण डालने के बाद किसी भी द्रव्य यानी कि लिक्विड को डालते हैं। तो लिक्विड डालने के बाद उस पर्टिकुलर चूर्ण में हम उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। ओके, क्लॉकवाइज उसको क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। घुमाने के बाद क्या होता है, वो अल्टीमेटली टिर्चुरेट होने लगता है। ओके, यानी कि उसका हम मर्दन करते हैं। तो इससे होते क्या कि 6 से 7 बार सेम प्रोसीजर करने के बाद क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जो चूर्ण था, ओके, उसका शोधन हो जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली वही यहाँ पे लिखा गया है, फॉर टिर्चुरेशन और फॉर ग्राइंडिंग पर्पस हम अल्टीमेटली खलवेंद्र का उपयोग करते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया, शोधन कर्म ऑफ वेरियस जो मेटल एंड मिनरल्स है उनका हम शोधन क्या करते हैं, खलवेंद्र के थ्रू करते हैं। ओके, नॉट ओनली विद दैट, भस्म को बनाने के लिए अल्टीमेटली एक फेज से गुजरना पड़ता है। आफ्टर द शोधन कर्म हम वहाँ पे क्या करते हैं, शोधित किया हुआ जो आपका मेटल या फिर जो मिनरल्स होता है ना, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, उसको पहले ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं विद द हेल्प ऑफ उलूखल यंत्र। तो उलूखल यंत्र में आपने जो ग्राइंडेड पर्टिकुलरली मेटल या फिर मिनरल्स को आपने ग्राइंडेड वगैरह किया। ओके, देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसको हम खलवेंद्र में लेके आते हैं। खलवेंद्र में क्या करते हैं, किसी द्रव्य के साथ यानी लिक्विड के साथ उसको मर्दन वगैरह करते हैं, पैलेट बनाते हैं। पैलेट मतलब चक्रिका बनाते हैं। चक्रिका बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको पूट देते हैं। ओके, यानी कि चक्रिका बनाने के बाद शराब संपुट में रखते हैं। शराब संपुट के बाद हम उसको पूट देते हैं, और पूट के बाद क्या होता है, उस पर्टिकुलर मेटल या फिर मिनरल्स का भस्म बन जाता है। ओके, तो इतने सारे प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द भस्म। और अल्टीमेटली भस्मों को बनाने के लिए हमें 2 बार, ओके, किसी मेटल को या फिर ऐसा कोई मेटल होगा, ऐसा कोई खनिज होगा कि भस्म बनाने के लिए हमें 2 बार खलवेंद्र का उपयोग करना पड़ता है। कोई ऐसे बहुत सारे मेटल है कि जिनका शोधन निर्वाप, ढालन या फिर आवाप से हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल है जिनका शोधन भावना प्रोसीजर से किया जाता है। ओके, भावना क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया उसको। ओके, तो भावना अल्टीमेटली किया जाता है। देन आफ्टर डेट उसको उसका भावना के बाद उसका शोधन होता है। शोधन करने के बाद अगेन उसको पर्टिकुलर खलवेंद्र में अगेन लेके आते हैं। और भावना करने के लिए खलवेंद्र की ज़रूरत थी। भावित किया हुआ जो आपका कंटेंट होगा, जो आपका मेटल होगा, जो आपका मिनरल्स होगा, वो तो शोधित हो गया अभी। लेकिन शोधित करने के बाद आपको अभी क्या करना है, चक्रिका बनानी है, पैलेट बनाना है। तो फॉर दैट यू हैव टू अगेन उसको यहाँ पे लेके आना पड़ता है, अगेन इन द खलवेंद्र। क्यों? क्योंकि अभी आपको भस्म बनाना है। ओके, तो चक्रिका वगैरह बनाकर आप उसको फिर से पुट वगैरह देते हो, और देन आफ्टर दैट क्या होता है, भस्म बनता है। तो जो भी आपका हर्बल द्रव्य होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, रस द्रव्य होते हैं। आपके खनिज, आपके जो धातु हैं, ये सभी क्या हैं, ये रस द्रव्य हैं। रस द्रव्यों का यूज़ उनके भस्म फॉर्म में ही किया जाता है। शोधित किया हुआ रस द्रव्य हम यूज़ नहीं कर सकते अपने बॉडी के अंदर, बिकॉज वो अगर आप लेते हो वो, क्योंकि अल्टीमेटली अर्थक्रस्ट से निकाला जाता है। और ये तो सब जानते हैं कि अर्थक्रस्ट से निकाला गया अनवांटेड या फिर अननोन थिंग अगर हम बॉडी में लेंगे तो क्या होगा, जितने भी विसरल ऑर्गन हैं, ओके, जो मर्म वगैरह हैं, वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए उनका प्रॉपर तरीके से शोधन किया जाता है एंड देन प्रॉपर तरीके से भस्म बनाया जाता है। क्योंकि भस्म एक ऐसा फॉर्म है कि मेटल और मिनरल्स को लेने का। ओके, जो हमारे हर्बल द्रव्य होते हैं, गुड़ुची है, ओके, देन वहाँ पे हिंगू है, हींग है, ये सभी द्रव्यों के भस्म नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये शोधित करने के बाद भी हम इसको ले सकते हैं, या फिर विदाउट शोधन भी हम उसको पेड़ से, वृक्ष से तोड़कर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रस द्रव्यों की वहाँ पे गणना नहीं की जाती है। ओके, तो फॉर दैट भस्म बनाया जाता है और भस्म को ही यूज़ किया जाता है। और भस्म को बनाने के लिए, शोधन कर्म करने के लिए खलवेंद्र का उपयोग किया जाता है। ओके, अब हम आते हैं अपने थर्ड यंत्र में, दैट नथिंग बट कच्छप यंत्र। कच्छप मतलब होता है कछुआ। ओके, तो कछुए जैसा इसकी टोटल आकृति होती है यंत्र की, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कच्छप यंत्र बोलते हैं। ओके, तो ये बना कैसे रहेगा, बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखते होंगे, ओके, उनमें से बहुत से लोगों को मालूम होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। ओके,
तो ये कच्छप यंत्र क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ड्रॉ करके दिखाऊंगा एंड देन आफ्टर दैट आप इजीली समझ जाओगे कि मैंने क्या बनाया है। ओके, तो कच्छप यंत्र अल्टीमेटली जो कछुआ की जैसे वो पर्टिकुलर आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कच्छप बोलते हैं। ओके, तो सपोज आपने कोई आपका ये कोई अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस के आपने क्या किया, छोटा सा गड्ढा खोदा है। ओके, यानी कि थोड़ा सा डिग किया है, एक पर्टिकुलरली आपने वहाँ पे गड्ढे को डिग किया है। ओके, गड्ढे को डिग करने के बाद आप क्या करते हो, एक उसमें आप वेसल रखते हो। ओके, आप इसमें क्या रखते हो, एक वेसल रखते हो। ये जो पार्ट है आपका, ओके, आपका ये वाला जो पार्ट है, आपको इसको कुछ नहीं करना है, आप इसमें एसिड वहाँ पे सॉइल वगैरह भरकर आप इसको छोड़ सकते हो। ओके, नो डाउट। आपने एक वेसल इसके अंदर रखा। ओके, आपने कोई एक बड़ा वेसल इसके अंदर रखा, बाद में इस वेसल में आपको क्या करना है, पानी भरना है। ओके, इसमें सपोज आपको कोई पानी वगैरह भरना है, पानी तो अलग कलर का होता है लेकिन ये बस आपको शो करने के लिए आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर दैट जो आपने ये बड़ा वेसल लिया था, इससे छोटा वेसल आपको ऊपर से रखना है। ओके, और इस पर्टिकुलर वेसल के ऊपर ओके आपको क्या रखना है, एक मूसा रखना है। मूसा क्या होता है, मूसा जब मैं बताऊंगा आपको तब मैं बताऊंगा। ओके, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे मूसा रखना है। ओके, मूसा एक हार्ड रेजिस्टेंस हमारा एक मटेरियल होता है, एक साधन होता है जिसके थ्रू हम भस्म बनाते हैं। ओके, जो शराब संपुट में हम चक्रिका को रखते हैं वो या तो शराब संपुट होता है या तो मूसा होता है। ओके, दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी जो ज़्यादा होती है उसका हम यूज़ करते हैं। तो मूसा थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मूसा कम मिलता है, दैट्स हम शराब संपुट का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम वहाँ पे शराब संपुट जो होता है वो लो कॉस्टली होता है और वहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, दैट्स हम शराब संपुट का यूज़ करते हैं। ओके, मूसा थोड़ा सा ये हाई क्वालिटी का होता है, हाई कॉस्टली का भी होता है, एंड देन आफ्टर दैट उसके अलग अलग गुण भी बताए जाते हैं। ओके, तो वो जब मैं बताऊँगा तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मूसा की अवेलेबिलिटी कम है, मूसा कॉस्टली होता है, दैट्स वाई शराब संपुट हम उससे रिप्लेस करते हैं, अदरवाइज़ दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। तो मूसा यहाँ पे हमने रखा। मूसा यहाँ पे आपको कैसे रखना है पता है आपको यहाँ पे विड़ मिश्रित पारद पहले बनाना है। ओके, विड़ मिश्रित क्या है, विड़ मतलब पहले आप समझ जाइए। ओके, विड़ मतलब यहाँ पे कोई अलग कोई ऐसा मटेरियल या फिर कोई ऐसा मेटल वगैरह नहीं है। विड़ हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं। ओके, हैंडमेड ये प्रिपरेशन होता है। तो क्षार, अम्ल, गंधक वगैरह लेकर ओके वहाँ पे जो 8 टाइप ऑफ जो यूरिन है, जहाँ पे लवण वगैरह लेके हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विड़ बोलते हैं। क्षार, अम्लस्य, गंध आदि मूत्रस्य पटुभिः सदा रसग्रासस्य जीर्णातम तत् वीडम प्रकृतितम। ओके, तो विड़ हम क्यों बनाते हैं, ताकि पारद के अंदर उसकी भूख बढ़ जाए। ओके, हम भूख को बढ़ाने के लिए भूख के टॉनिक वगैरह लेते हैं आर्टिफिशियली। ओके, या फिर हम क्या करते हैं, दीपन पाचनीय द्रव्य लेते हैं ताकि हमारी जठराग्नि बढ़ जाए और हम ऊपर से एक्स्ट्रा जो हम जो भोजन कंज्यूम करने वाले हैं वो उसका प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्ब हो, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए, मतलब हमें भूख लगे। ओके, हमारी भूख बढ़ जाए। ओके, तभी तो हम एक प्रॉपर क्वांटिटी में फूड लेंगे। ओके, मील लेंगे। तो जैसे हमारे बॉडी में भूख बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दीपन पाचनीय द्रव्य लेते हैं, टॉनिक लेते हैं। ओके, इन दैट सेम वे पारद की भूख को बढ़ाया जाता है। ओके, पारद की बुभुक्षता जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो पारद की भूख को बढ़ाने के लिए विड़ का यूज़ किया जाता है। ओके, तो विड़ अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर मूसा के अंदर इसको पहले हम अंदर से लेप लगाते हैं। ओके, और लेप लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लेपित किया हुआ जो आपका मूसा होगा, ओके, उसके ऊपर से उसके अंदर बाद में हम उस पारद को रखते हैं। ओके, पारद को रखने के बाद हम क्या करते हैं, एक स्मॉलर सा लिड लेते हैं, ढक्कन लेते हैं, ऐसा कुछ रहता है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ अगेन। हम जो लीड वगैरह लेते हैं, बाद में इसको से हम ऊपर से कवर करते हैं और कवर करने के बाद यहाँ पे हम काऊ डंग केक्स वगैरह रख देते हैं और बाद में इसको इग्नाइट कर देते हैं, इसको जला देते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये जो टोटली आपका जो बना ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कच्छप यंत्र बोलते हैं। ओके, तो अभी आप ये देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा क्या कि मैंने क्या यहाँ पे बनाया है। आपने पहले डिग लिया, एक वेसल आपने लिया, वेसल के अंदर आपने जल लिया, जल के ऊपर एक स्मॉलर वेसल लिया, आपने उसके अंदर मूसा रखा, विड़ मिश्रित पारद आपने लिया है। मूसा को इंटरनली पहले आपने विड़ लगाया है अंदर से। ओके, विड़ आपने लगाया है। विड़ क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्षार, अम्ल, गंधक, वहाँ पे यूरिन, वहाँ पे जो भी 8 टाइप के जो यूरिन बताए गए हमारे आयुर्वेद में। ओके, 5 टाइप के जो सैंडल लवण बताए गए, उनको लेने के बाद जो वहाँ पे मिक्सचर बनता है उसको हमने इंटरनली मूसा के अंदर पहले लगाया, बाद में उस पर्टिकुलर इंटरनली लेपित किया हुआ मूसा के अंदर हमने पारद को रखा, उसे हम क्या बोलते हैं, विड़ मिश्रित पारद बोलते हैं। और पारद को रखने के बाद इसको हम ऊपर से लीड कर वहाँ पे ढक्कन वगैरह लीड वगैरह रख देते हैं, बाद में इसको वन्य पर रख कर हम क्या करते हैं, उसको इग्नाइट कर देते हैं। तो इग्नाइट करने के बाद होता है क्या है कि जो मूसा आपने रखा ना,
मूषा के अंदर रखा गया जो पारद है इसमें इसकी भूख बढ़ जाती है, बुभुक्षित हो जाता है, पारद बिकम बुभुक्षित। ओके, पारद बिकम एबल टू डाइजेस्ट एनी अदर मेटल और मिनरल्स इनटू इट। हम बुभुक्षित क्यों कर रहे हैं? ताकि पारद एक अदर मेटल, गंधक, अभ्रक वगैरह को वो अपने अंदर ले ले। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? जारणा बोलते हैं। ओके, तो पारद की डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? कच्छप यंत्र का उपयोग करते हैं। ओके, तो जस्ट एक बार गो थ्रू मार लेते हैं कि क्या यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, तो फर्स्ट वेसल हैज़ टू, ओके, तो ये देखिए पहला जो वेसल है आपका यहाँ पे, ओके, ये 18 से 20 अंगुल का हमारा वेसल होता है। ओके, क्रूसिबल केप्ट ओवर द स्मॉलर वेसल के ऊपर ये हमारा हमने मूषा को रखा। और यूज़ फॉर द पारद की धारणा के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज़ किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट यंत्र है दैट नथिंग बट पातन यंत्र। ओके, पातन यंत्र अल्टीमेटली पातन संस्कार के लिए जाता है। जब मैं पारद का आपको संस्कार बताऊंगा, अष्टादश संस्कार होते हैं पारद के, लेकिन उसमें कॉमनली हम अष्ट संस्कार, पारद के अष्ट संस्कार ही देखते हैं। ओके, और वही नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो पातन संस्कार में पातन यंत्र का उपयोग पातन संस्कार के लिए किया जाता है। ड्यूरिंग द अष्ट संस्कार ऑफ पारद, वहाँ पे पातन संस्कार एक संस्कार आता है। ओके, ड्यूरिंग दैट पातन यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देर आर 3 काइंड ऑफ पातन यंत्र। ओके, ऊर्ध्व पातन यंत्र, अधः पातन यंत्र और तिर्यक पातन यंत्र। ओके, तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो पातन यंत्र में अल्टीमेटली मैं आपको पहले जो यहाँ पे जो बताने का जो एम है उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। बाद में जो लिखा हुआ हम तो पढ़ ही सकते हैं। अपने ओन वे में लिखने का इतना प्रॉब्लम नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को हमें समझ में आना चाहिए। ओके, तो पातन यंत्र, ऊर्ध्व पातन यंत्र में होता क्या है कि ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर। ओके, तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या करते हैं? एक अर्धन पॉट लेते हैं। ओके, पॉट लेते हैं, 2 इक्वल साइज़ की पॉट लेते हैं। ये हम ऊर्ध्व पातन यंत्र देख रहे हैं। ओके, ऊर्ध्व पातन यंत्र में इक्वल साइज़ की पॉट लेते हैं। इक्वल साइज़ की पॉट लेने के बाद ओके, इनको हम क्या करते हैं? संधि बंधन करते हैं। एक को एसिडिस रखते हैं विद ओवर द फायर। ओके, और एक को इन्वर्टेड कर देते हैं। ओके, दोनों के माउथ को हम संधि बंधन करते हैं और दोनों के माउथ अल्टीमेटली एक ओपन वे हो जाएगा। ओके, तो इनको हम क्या करते हैं? इट इज़ अ गार्डेड बाय ए पर्टिकुलर, यहाँ पे जो एक फ़िल्टर जैसा दिख रहा है। ओके, तो जाली वगैरह होती है, इसको हम फिल्टर जाली वगैरह जो होता है उन दोनों के बीच में इसको रख देते हैं। एंड देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? बाहर से इसका संधि बंधन कर देते हैं। ओके, संधि बंधन क्यों करते हैं? ताकि इन्वर्टेड किया हुआ वेसल इससे अलग ना हो जाए। ओके, और बाद में ये जो लोअर पॉट है हमारा, इसके अंदर हम क्या करते हैं? हमें जिसके थ्रू पारद को निकालना है इसको हम प्लेस करते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको रखते हैं। ड्यूरिंग दैट क्या होता है? ऊर्ध्व पातन यंत्र में जो आपका पारद जो आपको ऑब्टेन होने वाला है, ओके, वो यहाँ पे ऊपर के सरफेस पे मिलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको ऊर्ध्व पातन यंत्र बोलते हैं। ओके, ये देखिए इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ पे आपको दिखा होगा। ओके, तो मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ। ओके, तो मैंने लिख के यहाँ पे दिखाया है, जस्ट मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ इससे। ओके, तो इतना श्लोक ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ईजी है, आप समझ सकते हो। उक्त औषध मर्दित पारदस्य यंत्र स्थितस्य ऊर्ध्वम अधस्य तीरक निर्यातनम पातनम संज्ञम उक्तम वंगादि संपर्कादि कंचुगनम। ओके, तो वंग, नाग, वंग आदि दोष पातन यंत्र के थ्रू निकल जाते हैं। वो कैसे निकलते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो उक्त औषध मर्दित पारदस्य। ओके, तो अगर कोई औषध है, ओके, या फिर कोई मिनरल्स है जिसके थ्रू हमें पारद को निकालना है। ओके, तो ऐसा भी कुछ हम क्या करते हैं? पहले औषध को प्रिपेयर करते हैं। ओके, सपोज़ ये आपका अशुद्ध पारद है और आपने 3 भाग अशुद्ध पारद और 1 भाग आपने चूना लिया है। दोनों को नींबू सरस में मर्दन करने के बाद वहाँ पे पिष्टी बनाने के बाद आप क्या करते हो? ड्राई करते हो सनलाइट के एक्सपोजर में। ड्राई करने के बाद जो आपको पिष्टी मिलती है ना, उस पिष्टी को आप इस पर्टिकुलर लोअर पॉट में रखते हो। ओके, तो ये आपने पिष्टी को बनाया। कभी कभी ऐसा होता है, एक हिंगुल एक एग्जांपल आता है। हिंगुल एज इट इज़ नेचुरल क्रस्ट से हमें मिलता है। ओके, नेचुरल वे में हमें हिंगुल मिलता है और हिंगुल में 98-99% वहाँ पे हमें पारद अंदर रहता है। ओके, तो उस पर्टिकुलर हिंगुल से पारद को निकालने के लिए ऊर्ध्व पातन यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पिष्टी बनाई लेकिन हिंगुल बनाया नहीं जाता, हिंगुल ऑलरेडी मिलता है। ओके, तो हिंगुल से पारद को हम निकालने के लिए यहाँ पे लोअर पॉट में रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा गया है, उक्त औषध मर्दितस्य। ओके, अगर कोई मर्दन वगैरह की ज़रूरत है तो मर्दन करके हमें पारद को निकालने की विधि, जैसे ये मैंने बताया आपको, या फिर आपने जो डायरेक्टली लेके आया है, उक्त मतलब लेके आना। ओके, तो पारदस्य जिसमें पारद है, यंत्रितस्य। ओके, ऊर्ध्वम अधस्य तीरकम, ऊर्ध्व अध और तीरक जो पातन यंत्र होता है उनमें हम रखते हैं। और बाद में इससे क्या होता है? निर्यातनम पातनम संज्ञम। ओके, पातन संस्कार की वजह से उसमें क्या होता है? वंग आदि संपर्क आदि जो दोष होते हैं वो कंचुक हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। ओके, तो आपको
मोरल ऑफ पातन यंत्र आपको समझ में आ ही गया रहेगा, लेकिन ये देखिए आपने यहाँ पे इसको रखा लोअर पॉट में। इसकी वजह से होता है कि जो इसके अंदर पारद है ना, वो पारद इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और इवोपरेट होकर हम क्या करते हैं वहाँ पे इसके बेस के ऊपर, बेस ऑफ द अपर पॉट, वहाँ पे जाके स्टिक होने लगता है। ओके, तो वेपर फॉर्म में वो जाता है और वहाँ पे कलेक्ट होते रहता है। और उसका कंडेंसेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आल बाल या फिर जलाधार हम यहाँ पे ऊपर रखते हैं, जिसकी जो लेंथ वगैरह होती है वो 10 अंगुल रहती है। ओके, और जो विड्थ वगैरह होती है वो 4 अंगुल होती है। ओके, जो हमने पॉट लिए है हमने इक्वल साइज़ की, एक पॉट की साइज़ 16 अंगुल होती है, और जो हमारा जो इन्वर्टेड जो पॉट है उसकी भी लेंथ 16 अंगुल होती है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, तो पारद जिससे आपको निकालना है, पारद अपने पारद क्या करता है, इस पर्टिकुलर कंटेंट से पारद निकल कर ऊपर की तरफ जाने लगता है। कंडेंस करने के लिए हमने ऊपर से जलाधार का उपयोग किया है, और कंडेंस होकर उस पर्टिकुलर वो जो पर्टिकुलर पारद है ना, वो यहाँ पे स्टिक हो जाता है। ओके, और बाद में हम क्या करते हैं, जैसे ही एक पर्टिकुलर टाइम बताया जाता है, ओके, उस टाइम के बाद हम क्या करते हैं, ऐसा समझते हैं कि पारद पूरा स्टिक हो गया रहेगा बेस ऑफ द अपर पॉट, और बाद में हम क्या करते हैं, वहाँ पे इसको पर्टिकुलर जो अग्नि होती है इसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, और बाद में सेल्फ कूलिंग, ओके, सेल्फ कूलिंग के बाद हम उसको क्या करते हैं, इन्वर्टेड पॉट हम उसको उसके अंदर से पर्टिकुलर पारद को ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अब ये देखिए जो अभी मैंने आपको बताया, जस्ट स्टोरी फॉर्म में जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे जस्ट रिटर्न फॉर्म इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आल बाल यानी जिन्हें जलाधार बोलते हैं, हमने यहाँ पे कंडेंसेशन के लिए कोल्ड यानी कि शीत जल हमें कंटिन्यू उसको डालते रहना है, ताकि कंडेंसेशन कंटिन्यू होता रहे। ओके, फॉर कंडेंसेशन पर्पस। एज कंडेंसेशन आप जानते रहोगे, जो आपका वेपर है वो आपके वहाँ पे सॉलिड वगैरह में, द्रव्य वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एज इट हीटेड शुड बी चेंज रेगुलरली। ओके, जैसे ही आपने जल यहाँ पे जो आपने डाला है इस पर्टिकुलर आल बाल या फिर जलाधार में, आपको रिप्लेस करते रहना है जैसे ही अगर वो गर्म हो जाता है। ओके, शुद्ध पारद इज रिमूव बाय प्लेसिंग अ हिंगुल द्रव्य। ओके, हिंगुल आदि द्रव्य, हिंगुल या फिर जो भी कुछ जिसके थ्रू आपको पारद निकालना है, जिस पर्टिकुलर खनिज में पारद है और उस पर्टिकुलर खनिज से जिसमें पारद को निकालना है, वो वहाँ पे आपने रखा। ओके, लोअर पार्ट में आपका रखा। एंड कलेक्ट शुद्ध पारद आफ्टर स्क्वीजिंग द ऑप्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम उर्दू पॉट। ओके, तो जो भी आपको ऑप्टेन होगा आपके पर्टिकुलरली अपर पार्ट ऑफ जो अपर पार्ट ऑफ जो बॉटम के जो भी आपको स्टिक हुआ रहेगा। ओके, आपको डायरेक्टली वहाँ पे स्क्वीज़ करके, ओके, कपड़े के थ्रू उसको स्क्वीज़ करके आपको शुद्ध पारद आपका ऑप्टेन हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट ऊर्ध्वपातन यंत्र। ऊर्ध्वपातन यंत्र में होता है कि पारद आपको ऊर्ध्व पॉट में मिलता है। ओके, जो कि इन्वर्टेड रखा जाता है। ओके, तो इक्वल साइज पॉट शुड बी टेकन एंड बाय प्रॉपर संधि बंधना, हमें प्रॉपर जो होता है पारद ऑप्टेन हो जाता है। ओके, तो अभी आप बोलोगे कि नागवंग दोष कैसे इसमें निकल गया। ओके, नागवंग दोष अल्टीमेटली पारद जो अल्टीमेटली जिसमें पारद रहता है ना, उनमें पारद के साथ साथ पारद के साथ साथ नाग और वंग दोष भी रहते हैं। तो पारद के साथ साथ जो पारद एसिड जो इवोपरेट हो रहा है, जो निकल रहा है, ओके, इन द वेपर फॉर्म, इसके हिंगुल के थ्रू, ओके, या फिर जो आपने पिष्टी बनाते हैं उसके थ्रू, तो उस पर्टिकुलर जो पारद है ना वो शुद्ध फॉर्म पारद है। ओके, क्योंकि जो नाग और वंग जो दोष था उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम रहती है। ओके, वो जितने टेम्परेचर है पारद एक वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर जा रहा है, नाग और वंग उससे ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं। ओके, और दैट्स वाई इसका फ़ायदा उठाकर, इसका इंपॉर्टेंस उठाकर, रिलेवेंस उठाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्टीमेटली एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं ताकि पारद उससे वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और जो नाग वंग जो दोष थे, ओके, वो एसिड्स यहाँ पे रह जाए। ओके, तो टेम्परेचर हैज़ टू बी मेंटेन फॉर वट एवर मैंशन टाइम। ओके, एंड अल्टीमेटली पारद हमें क्या होता है, ऑप्टेन हो जाता है। ओके, तो नाग वंग आदि दोष जो होते हैं वो गेट रिमेन, ओके, वहीं पे पड़े हुए रहते हैं, और पारद जो हमें होता है वो अपर पॉट के बेस पे हमें ऑप्टेन हो जाता है। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकंड पातन यंत्र, दैट नथिंग बट अधः पातन यंत्र। ओके, तो अधः पातन यंत्र मतलब ये देखिए, अधः पातन यंत्र में क्या होता है कि जस्ट आपको ये समझना है कि आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से आपने कोई डिग वगैरह किया। ओके, वहाँ पे आपने डिग करने के बाद अंदर गड्ढा वगैरह आपने यहाँ पे डिग वगैरह किया। ओके, अर्थ सरफेस के नीचे, तो अर्थ सरफेस के नीचे आपको एक पॉट रखना है। ओके, और सेम साइज़ का पॉट आपको इन्वर्टेड अगेन यहाँ पे करना है। इन्वर्टेड पॉट को विद द हेल्प दिस पर्टिकुलर पॉट वहाँ पे उसको संधि बंधन वगैरह करना है। ओके, जो आपने किया था, ओके, जैसा आपको पारद ऑप्टेन हुआ था सेम यहाँ पे भी ऑप्टेन होगा, लेकिन जो यंत्र है ना वो अलग हो गया है। ओके,
तो ऊर्ध्वपातन यंत्र में हमने जो सेम जो काम किया था वो अर्थ सरफेस के ऊपर किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अर्थ सरफेस के हमने ऊपर अर्थ सरफेस के नीचे हमने एक पॉट को रखा है और अर्थ सरफेस के नीचे के रखे हुए पॉट के ऊपर हमें इन्वर्ट करके एक दूसरे पॉट को रखना है जो कि इक्वल साइज़ का है। ओके, तो जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह रेफर करते रहोगे उसमें लिखा है कि अनइक्वल साइज़ का, लेकिन अनइक्वल साइज़ हम पॉट नॉर्मली यूज़ नहीं करते। ओके, तो आप एग्ज़ाम में या फिर आपको इतना याद रखना है कि इक्वल साइज़ की पॉट हमें लेना है। ओके, फॉर द ऊर्ध्व अधः पातन यंत्र। ओके, तिर्यक पातन यंत्र में अनइक्वल साइज़ की पॉट लेते हैं। ओके, तो इन्वर्ट करने के बाद इसका संधि बंधन वगैरह करने के बाद यहाँ पे अगेन एक फिल्टर वगैरह जाली वगैरह जो होती है इसको रखते हैं, और जिससे हमें पारद को निकालना है हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड किए हुए पॉट के अंदर ऑलरेडी इसको रखते हैं और बाद में इसको इन्वर्ट करते हैं। ओके, और बाद में हम क्या करते हैं, बाहर से इसको वन्योपल यानी कि काउडंग केक्स वगैरह रखकर इसको इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट करने के बाद क्या होता है कि हिंगुल को हीट मिलता है या फिर जो भी पिष्टी वगैरह आपने रखा है इसको हीट मिलता है, और बाद में पारद यहाँ पे ऑप्टेन होने लगता है आपको लोअर पॉट के अंदर। लोअर पॉट में ऑप्टेन जो वेपर फॉर्म में जो यहाँ पे नीचे आ रहा है वो, ओके, उसका कंडेंसेशन करने के लिए हमने ऑलरेडी लोअर पॉट में जल रखा है। ओके, तो लोअर पॉट में जल रखने के बाद इन्वर्ट करना है। ओके, अगेन मैं बताता हूँ, लोअर पॉट में आपको जल रखना है और जो आपको अपर पॉट यूज़ करना है उसके अंदर आपको ऑलरेडी जिसका आपको पारद निकालना है उसको रखना है और बाद में इन्वर्ट करके इसको संधि बंधन वगैरह करना है। ओके, बाद में वन्योपल वगैरह इग्नाइट वगैरह आपको करना है। तो बाद में होता है कि वेपर फॉर्म में पारद यहाँ पे आता है और जल में वो कम्बन होता है, और बाद में आप जब जल को निथार दोगे, ओके, जल आप अलग कर दोगे, वहाँ पे आपको पारद ऑप्टेन हो जाएगा। ओके, तो पारद गेट कलेक्टेड इन लोअर पॉट एज वाटर रिमूव इजीली। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि नाग और वंग जो दोष थे वो एज इट इज़ रिमेन रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद ही नाग और वंग अपने वेपर में आने लगते हैं। ओके, अदरवाइज पारद और नाग, ओके, पारद और पारद के जो दोष हैं इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ओके, वो अलग अलग है। ओके, तो दैट्स वाई नाग और वंग दोष एसिडिस हिंगुल के साथ यहीं पे पड़े हुए रहते हैं और हमारा जो पारद होता है, ओके, वो एसिडिस हमें ऑप्टेन हो जाता है। ओके, तो इक्वल साइज ऑफ पॉट शुड बी टेकन, यही था। तो लोअर पॉट में जलयुक्त हांडी या फिर जलयुक्त जो पॉट है हमने यहाँ पे रखा है, और हिंगुल का लेप हमें अपर पॉट के बेस पे ऑलरेडी इसको लगा के रखना है। ओके, हमारा जो थर्ड पातन यंत्र है दैट नथिंग बट तिर्यक पातन यंत्र। ओके, तिर्यक पातन यंत्र में हम अनइक्वल साइज़ की पॉट लेते हैं। तो डायग्राम इतने अच्छे नहीं है। ओके, तो जो जैसा सूटेबल था वैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, तो अनइक्वल साइज़ की आपको पॉट लेना है। यहाँ पे भी मेथडोलॉजी सेम। ओके, यहाँ पे भी हम पारद को निकालते हैं लेकिन तरीका अलग हो गया है। ओके, तो जिसके थ्रू हमें पारद को निकालना हमने यहाँ पे रखा है। तो ये देखिए मैं आपको एक अच्छे तरीके से बताता हूँ। ओके, सॉरी, कलर चेंज करते हैं। तो सपोज़ ये आपका एक पर्टिकुलरली पॉट है। ओके, आपका सपोज़ ये पर्टिकुलरली पॉट है। ओके, और आपका ये सपोज़ लोअर में नीचे के साइड रखा हुआ ये दूसरा पॉट है। ओके, तो आपको ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, यहाँ से एक पर्टिकुलर आपको डंडी वगैरह या फिर यहाँ पे होल वगैरह क्रिएट करके आपको इसको ज्वाइंट करना है विद दिस पर्टिकुलर पॉट। ओके, तो हम अपने नॉर्मल जो इमेज है उस पर आते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारा पहला फर्स्ट पॉट था जो कि हमारा बड़ा पॉट है, और ये लोअर पॉट छोटा पॉट है, हमें इसको लोअर में रखना है। ओके, किसी के साधन के पात्र के ऊपर या फिर डायरेक्टली हम वहाँ पे विदाउट एनी हेल्प, ओके, यहाँ पे डायरेक्टली पॉट को रख सकते हैं। ओके, तो होता है क्या कि जैसे अग्नि वगैरह देते हैं ना, पारद इससे वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, और जो भी हमने इसे पाइप जॉइंट की है ना, ओके, ये अल्टीमेटली ये जो पॉट था, पॉट का जो ओपन का जो एरिया है ना, इसको हमें ओपन नहीं रखना है। ओके, क्योंकि पारद अगर ओपन करोगे तो पारद तो वेपर में कन्वर्ट होकर वो इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ओके, इसीलिए इन दोनों पॉट को हमें ऑलरेडी इसके ढक्कन से संधि बंधन वगैरह करना है, दोनों पॉट को हमें करना है। और यहाँ से जो हमने जॉइंट वगैरह फिक्स की है ना, तो जो आपने जिसके थ्रू आपको पारद निकालना है वो पारद का वेपर इस पर्टिकुलर इसमें थ्रू आता है। ओके, अगर संधि बंधन वगैरह नहीं करोगे तो पारद उड़ जाएगा, तो इसलिए प्रॉपर संधि बंधन शुड बी रिक्वायर इन द बोथ पॉट। ओके, और बाद में वेपर में वो कन्वर्ट करके इस पर्टिकुलर जो लोअर पॉट आपने रखा है इसमें जल ऑलरेडी हम फिलअप किए रहते हैं। ओके, बाद में अल्टीमेटली होता है कि जल के थ्रू कंडेंसेशन होकर क्या होता है, हमारा जो जल है, ओके, पारद जब हमें ऑप्टेन हो जाएगा तो जल को फेंक कर हम ऑलरेडी वहाँ पे पारद ऑप्टेन कर सकते हैं। ओके, तो यही रिगार्डिंग तिर्यक पातन यंत्र है। तो 2 डिफरेंट साइज पॉट शुड बी टेकन, 1 बिगर 1 स्मॉलर। ओके, और स्मॉलर पॉट शुड बी प्लेस ओवर द ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस, एंड बोथ कनेक्टेड विद पाइप। ओके, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ओके, बोथ कनेक्टेड विद पाइप। ओके, एंड जो इसके जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ द बोथ पॉट शुड बी संधि बंधन। ओके,
एंड ड्यू टू लोअर टेम्परेचर एज पारद वेपर रीचेस नियर टू द लोअर पॉट गेट कंडेंस, ओके, अल्टीमेटली आफ्टर स्वांगशीता, आफ्टर सेल्फ कूलिंग, पानी निकालने के बाद शुद्ध पारद हमें क्या होता है, ऑब्टेन हो जाता है। ओके, तो पातन संस्कार में होता है क्या कि वंग आदि संपर्क आदि कंचुगनम, ओके, तो वंग नाग वंग जो दोष होते हैं पारद के, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वो एज इट इज़ पड़े हुए रहते हैं। ओके, और पारद वेपर में कन्वर्ट करके वहाँ पे क्लेवरली वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उड़ जाता है, होशियार समझकर वो उड़ जाता है और अल्टीमेटली पारद हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है। ओके, हमारा जो फिफ्थ यंत्र है दैट नथिंग बट तुला यंत्र। तुला यंत्र मतलब क्या होता है, वेइंग मशीन। ओके, तो वेइंग मशीन कौन नहीं जानता है, तो वेइंग मशीन दैट नथिंग बट जिसे हम क्या बोलते हैं आयुर्वेद में तुला यंत्र बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने जस्ट रफली डायग्राम बनाया है। ओके, तो डोंट लव माई दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो दो तराजू वगैरह जो होते हैं, ओके, जिन्हें हम वेइंग मशीन वगैरह पहले जो यूज़ करते थे, अभी तो इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन है, यू नो दैट। ओके, तो वेइंग मशीन का उपयोग अलग अलग जो हम यूज़ करने वाले जिनका शोधन वगैरह करते हैं ना, तो शोधन के पहले शोधन के बाद क्या वेट में रिड्यूस हुआ है या फिर कोई वेट गेन हुआ है, उनको डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम वेइंग वगैरह करते हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे हमारे जितने भी कल्प वगैरह बनते हैं ना, वो सब मात्रा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, कि इतना लेना है, इतने के साथ हमें ये द्रव्य लेना है। ओके, तो अल्टीमेटली अगर सपोज़ आपको कोई वटी वगैरह बनाना है, सपोज़ आपको वटी बनाना है, एलादी वटी बनाना है। ओके, एलादी यानी कि जिसमें इलायची मुख्य घटक है, तो एला के साथ वहाँ पे पिपली मिला हुआ है। ओके, वहाँ पे अल्टीमेटली हमारा पुष्कर मूल वगैरह जो भी कुछ मिला होगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये है क्या, हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायर है। ओके, तो एला सपोज 30 ग्राम है, पुष्कर मूल हमारा सपोज 10 ग्राम है, तो वेइंग मशीन का रिक्वायरमेंट टू वे द एनी द्रव्य, ओके, फॉर द प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ योर कल्प, फॉर द प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ योर मेडिसिन। ओके, तुला यंत्र की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, दोला यंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र होता है। दोला यंत्र में हम स्वेदन कर्म करते हैं। दोला यंत्र ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो वगैरह मेरे देखे होंगे आपने, तो आपको पता होगा, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको बारे में बताया ही है। ओके, तो दोला यंत्र होता है क्या कि एक आपको पॉट लेना है। ओके, और पॉट में ऑलरेडी आपको कोई द्रव्य यहाँ पे भरना है, इसको फिलअप करना है। वो द्रव्य आपको फिलअप करना है जिसका आपको यूज़ करना है। ओके, यूज़ करना है मतलब कोई भी हमें रैंडमली नहीं करना है। ओके, मैं आपको अगेन बताता हूँ, पॉट हमें लेना है, पॉट के अंदर हमें बस आप 1 मिनट तक वेट करिए, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको द्रव्य रखना है, द्रव्य मीडिया यहाँ पे आपको प्लेस करना है, यानी कि कोई लिक्विड आपको रखना है। लिक्विड रखने के बाद ओके, जिसका आप तो अल्टीमेटली दोला यंत्र का उपयोग हम किसी भी चीज़ का शोधन करने के लिए करते हैं। ओके, दोला यंत्र यूज़ फॉर द शोधन प्रोसीजर, दोला यंत्र यूज़ फॉर द स्वेदन कर्म। ओके, तो होता है क्या कि जो यहाँ पे हम पहले एक पोटली मतलब होता है कि कपड़ा वगैरह लेकर हम क्या करते हैं, उसमें अशुद्ध द्रव्य को रखते हैं और अशुद्ध द्रव्य की पोटली वगैरह बनाकर एक वहाँ पे ऊडी जो रॉड होता है ना, ऊडी रॉड के थ्रू इसको हैंग आउट करते हैं दिस पर्टिकुलर लिक्विड में। ओके, और लिक्विड में हैंग करने के बाद क्या होता है, तो ये जो पोटली है ना, द बेस ऑफ द पोटली शुड नॉट टच टू द बेस ऑफ द पॉट। ओके, यू हैव टू रिमेंबर द बेस ऑफ द बोथ शुड नॉट बी टच इधर। ओके, टच ईच अदर। ओके, तो दोनों को एक साथ टच नहीं होना चाहिए। ओके, और वो सेंट्रली, यानी कि आपने अगर लिक्विड अगर यूज़ किया है और वो सरफेस के ऊपर उसकी पोटली सिर्फ टच नहीं होनी चाहिए, वो पोटली पूरी तरीके से डिप भी होनी चाहिए। कहाँ तक डिप होनी चाहिए, आपके इस लेवल तक डिप होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक वो पोटली डिप होनी चाहिए और पोटली का बेस पॉट के बेस से अटैच नहीं होना चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, तो अल्टीमेटली अब हम आते हैं द्रव्य मीडिया क्या यूज़ करते हैं। ओके, द्रव्य मीडिया जिस द्रव्य का आपको शोधन करना है, ओके, उसके ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पे आप कौन सा द्रव्य प्लेस करोगे। ओके, तो जितने भी सुधा वर्गीय द्रव्य हैं, हमारा सपोज सुक्ति है, शंख है, कपर्दिका है, प्रवाल है। ओके, इन सभी का शोधन हम क्या करते हैं, जो हमारा नींबू का स्वरस होता है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे लिक्विड मीडिया हम नींबू का स्वरस रखते हैं। गुग्गल का शोधन करने के लिए वहाँ पे हम त्रिफला क्वाथ रखते हैं, या फिर वहाँ पे जो त्रिफला गुड़ची क्वाथ होता है वहाँ पे हम रखते हैं उसको, या फिर दूध भी रखते हैं। ओके, गुंजा का शोधन करने के लिए वहाँ पे हम इसको दूध रखते हैं। ओके, तो गुंजा को पोटली अशुद्ध गुंजा को हम क्या करते हैं, पोटली बनाकर हैंग आउट करते हैं और बाद में इस पर्टिकुलर पॉट में दूध को रखते हैं। ओके, क्योंकि अलग अलग द्रव्य को शोधन करने के लिए अलग अलग लिक्विड बताया गया है, वो ऑलरेडी फिक्स है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि शास्त्र जो है ऑलरेडी कन्फर्म्ड है। ओके, तो वी कांट चेंज द स्टेटमेंट ऑफ द आवर जो भी हमारे सेजेस वगैरह थे। ओके, उनके स्टेटमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, कोई मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते। ओके, दैट्स वाई अलग अलग द्रव्यों को शोधन करने के लिए अलग अलग लिक्विड वहाँ पे बताया गया है, द्रव्य बताया गया है, और उन्हीं का शोधन उन्हीं का हमें यूज़ करना रहता है दोला यंत्र में। ओके,
तो पोटली बनाकर द्रव्य ऐड डालकर यहाँ पे अग्नि वगैरह देते हैं, और बाद में जो दोष रहते हैं ना इस पर्टिकुलर पोटली से, जो दोष इसमें अशुद्ध फॉर्म में रहते हैं पोटली के अंदर द्रव्यों में, ओके, वो इसके अंदर आ जाता है, और हमें शुद्ध जो द्रव्य रहता है पोटली निकालने के बाद उष्ण जल से, कोष्ण जल से, गर्म जल से उसको धोने के बाद हमें ऑप्टेन हो जाता है। ओके, तो दोलायंत्र का यही उपयोग होता है टोटली। इसे हम क्या बोलते हैं, दोलायंत्र बोलते हैं। ओके, तो दोलायंत्र मतलब ये नहीं कि ये पेंडुलम वगैरह ऐसा चलता होगा, ऐसा कुछ नहीं। दोलायंत्र टोटली बोलते हैं अग्नि देना, पॉट को रखना, द्रव्य रखना अंदर, पोटली डालना, पोटली को टच नहीं करना, नियम वगैरह फॉलो करने के बाद जो अल्टीमेटली एक प्रॉपर हमारा जो यंत्र बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, दोलायंत्र बोलते हैं। ओके, तो दोलायंत्र में स्वेदन विधि होता है। ओके, और पोटली शुड नॉट बी टच टू द बॉटम ऑफ द पॉट, मंदाग्नि शुड बी अप्लाई हियर। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, दोलायंत्र बोलते हैं। ये हमारा क्या है, डमरू यंत्र है। ओके, तो हिंगुल से पारद का निष्कासन करने के लिए डमरू यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने ऊर्ध्वपातन यंत्र बताया आपको, जस्ट यहाँ पे आपको समझना है, यही है एसिडिस, यही है हमारा डमरू यंत्र। ओके, तो डमरू यंत्र अल्टीमेटली जो इन्वर्ट करके हमने एक पॉट का रखा था। ओके, और यहाँ पे जो हमारा जो मेन पॉट है, ओके, लोअर पॉट है, हम उसको एसिडिस रखते हैं। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, डमरू यंत्र बोलते हैं। तो डमरू जैसी इसकी आकृति रहती है, दैट्स वाई इसको हम डमरू जैसा बोलते हैं, क्योंकि मेन जो पॉट है, ओके, वो अपने नॉर्मल पे और इसको इन्वर्ट करके रखते हैं तो डमरू जैसा वो बन जाता है। ओके, तो वो डमरू जैसा ऐसा कुछ बन जाता है, तो डमरू जैसा ऐसा बन जाता है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, डमरू बोलते हैं। ओके, तो इसका जो काम है जस्ट ऊर्ध्वपातन यंत्र है वही डमरू यंत्र है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऊर्ध्वपातन यंत्र को हम डमरू यंत्र नहीं बोल सकता, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, और जो मैंने वहाँ पे मेरे जो टेक्स्ट बुक में रेफर किया था वहाँ पे उन्होंने वही बताया। ओके, दैट्स वाई डमरू यंत्र का उपयोग जो बताया गया है वो भी वही सेम उपयोग उन्होंने मेंशन किया। ओके, हमारा जो विद्याधन यंत्र आता है, ओके, विद्याधर यंत्र में होता क्या है कि जो 4 होल वाले हमें क्या करना रहता है, वहाँ पे स्टोव वगैरह यूज़ करना रहता है। ओके, 4 होल वाले, और चारों होल को एक साथ अग्नि देना है, और एक साथ वो पर्टिकुलर पॉट को अग्नि देगा। ओके, और पर्टिकुलर पॉट को, ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्या है, हमारा विद्याधर यंत्र है, विद्याधर यंत्र। ओके, विद्याधर यंत्र में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नियम फॉलो करना पड़ता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, तो एक पॉट के ऊपर दूसरी पॉट को आपको रखना है विदाउट इन्वर्ट करें। ओके, एज इट इज़ जैसा वो फॉर्म में रहते हैं उनको विदाउट इन्वर्ट करें आपको पॉट को रखना है। ओके, देन संधि बंधन करना है, इनके बेस पे आपको संधि बंधन वगैरह करना है। ओके, एंड देन आफ्टर दैट नीचे के पात्र में आपको द्रव्य तथा ऊपर के पात्र में जल भरना है। ओके, तो नीचे के पात्र में जिसके थ्रू आपको पारद वगैरह निकालना है, ओके, आपको नीचे इसको रखना है। यहाँ पे इसके मुझे मेन यूज़ क्या है, इसके मुझे पर्टिकुलरली विद्याधर यंत्र के बारे में नहीं पता है। ओके, तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, वहाँ पे मैं देखूँगा, उसको सर्च वगैरह करूँगा, देन आफ्टर दैट क्लियरिफाई। ओके, तो यहाँ पे नीचे के पात्र में द्रव्य वगैरह रखना है, तो पारद जिस पर्टिकुलर खनिजों से या फिर द्रव्यों से निकालना है वो यहाँ पे रखते हैं, अदरवाइज़ कुछ और भी रखते हैं, इतना ही इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। ओके, तो जस्ट यहाँ पे हमने रखा, किसी द्रव्य को रखा ऊपर से, बस यंत्र किस तरह बनाया गया वो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, अदरवाइज़ यूजर्स तो मैं हर एक द्रव्य को बता ही रहा हूँ, हर एक यंत्र के बारे में बता ही रहा हूँ। ओके, तो 4 होल वाला हमें वहाँ पे स्टोव वगैरह लेना है। ओके, जो एक ही साथ एक ही टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉट को वो अग्नि देंगे, नीचे वाले पॉट में हमें द्रव्य रखना है और ऊपर वाले पॉट में हमें क्या करना है, जल रखना है। ओके, यहाँ पे जो रखने का पॉट रखने का जो तरीका है वो ऊर्ध्वपातन यंत्र में जो था वो ऐसा नहीं है। ओके, वहाँ पे हमने वहाँ पे हमने एक स्टोव वाला यूज़ किया था, यहाँ पे 4 एक साथ अग्नि देने वाले एरियाज़ हैं। ओके, और दोनों का पॉट जो रखने का तरीका है वो अलग है। ओके, संधि बंधन वगैरह करने के बाद जो अल्टीमेटली जो यंत्र बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्याधर यंत्र बोलते हैं। ओके, 4 मुख वाला चूल्हा वगैरह यूज़ करना है, गंधक जारना और पारद का निष्कासन करने के लिए हम जिस पर्टिकुलर यंत्र का उपयोग करते हैं। ओके, ये हमारा जो यंत्र है दैट नथिंग बट पाताल यंत्र। ओके, पाताल यंत्र का उपयोग हम तेल को निर्माण करने के लिए करते हैं। बल्लातक से तेल निकलता है, ज्योतिष मछली से तेल निकलता है। ओके, भृंगराज से तेल निकलता है, तो जितने भी बाकुची का तेल होता है, ओके, तो हर्बल द्रव्यों से उनके तेल फॉर्म को निकालने के लिए, ओके, बीजों से तेल को निकालने के लिए जो यंत्र का उपयोग करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पाताल यंत्र बोलते हैं। तो पाताल यंत्र बना कैसे, बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पे मैंने कोशिश किया बनाने के लिए। ओके, तो होता क्या है कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि डायग्राम बना कैसे, देन आफ्टर दैट आप ईजियर समझ जाओगे। ओके, तो पहले अगेन आपको यहाँ पे डिग वगैरह करना है। डिग करने के बाद यहाँ पे होता है क्या कि आपको
एक छोटा सा स्मॉलर वेसल यहाँ पे रखना है जिसमें आपको तेल को कलेक्ट करना है। ओके, आपको छोटा सा स्मॉलर वेसल यहाँ पे कलेक्ट रखना है। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक सेटअप फिक्स करके रखना है। ओके, तो सपोज ये आपका पॉट है। ओके, इस पॉट में आपने क्या रखा है, भल्लातक भर के रखा है, भल्लातक के बीज आपने रखा है, तभी तो आप तेल निकालोगे ना। ज्योतिषमती के बीज यहाँ पे रखा गया आपने, भृंगराज रखा होगा, बाकुची रखा होगा। ओके, जितने भी और भी करंज हो गया। ओके, वहाँ पे जो भी लता करंज है, पुती करंज है, तो जितने भी द्रव्य हैं आप उनको अगर तेल निकालना है तो आपको पहले इस पर्टिकुलर पॉट को फिलअप करके रखना पड़ता है। ओके, नॉट नेसेसरी टू पूरा फिलअप करना जरूरी है, अर्ध पॉट इज ऑल्सो डन। ओके, वहाँ पे भी वो भी चलता है। तो आपने पॉट को फिलअप किया, पॉट को फिलअप करने के बाद आपको क्या करना रहता है, ये देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, जाली वगैरह लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे पहले हमें पहले यहाँ पे जाली वगैरह रख देते हैं और बाद में क्या करते हैं, इस पॉट को इन्वर्ट करके ये जो पॉट है ना, ओके, ये जो पॉट था हमारा, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं है लेकिन ओरिजिनल डायग्राम मैंने बनाया है। तो ये जो पॉट है हमें इन्वर्ट करना है। ऑलरेडी यहाँ पे हमने कोई जाली वगैरह फिक्स कर दी है। ओके, और ये जो पॉट इन्वर्ट रहेगा, जो आपने सब्सटेंस जो भी आपने द्रव्य वगैरह रखा होगा, ये सभी जाली के ऊपर आ जाएंगे। ओके, और जाली के ऊपर रखने के बाद जो होता है ना, ओके, यहाँ से आपको तेल इस पर्टिकुलर पात्र में कलेक्टेड हुआ रहता है। ओके, आपको ऐसा पात्र यहाँ पे रखना है कि वो पूरे जितने भी आपने डिग खोदा है ना, ओके, वो उतना कंज्यूम करता रहे, अदरवाइज आपका तेल यहाँ पे भी जाएगा, तेल आपका यहाँ पे भी जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको इतने साइज़ वाला आपको वेसल यहाँ पे रखना है ताकि आपका जो तेल है आपको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट होता रहे। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट पाताल यंत्र, इसे हम क्या बोलते हैं, पाताल यंत्र बोलते हैं। और तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो जाली आपने फिक्स की थी, इस पर्टिकुलर जाली के थ्रू आपको फिल्टर होके आपका जो तेल है आपको नीचे रखा हुआ वेसल में आपको ऑब्टेन हो जाता है। ओके, तो ऑब्टेन कैसे हुआ, ऑब्टेन पाताल यंत्र के थ्रू हुआ। आपने इन्वर्ट करके मटका रखा, ओके, पॉट रखा जिसमें आपको जिसमें आपने ऐसा द्रव्य रखा है जिससे आपको तेल निकालना है और बाद में उसको इग्नाइट वगैरह करना है। ओके, और बाद में होता है कि उससे हमें ऑब्टेन हो जाता है। ओके, तो इन्वर्टेड पॉट फिल्ड विद द्रव्य एंड हुज ऑयल वांट टू एक्सट्रैक्ट। ओके, जिसका हमें ऑयल वगैरह निकालना है। ओके, एंड देन आफ्टर दैट हमें क्या करना रहता है, फिल्टरिंग सब्सटेंस यहाँ पे रखना है, जाली वगैरह रखना रहता है। ओके, एंड तेल गेट कनेक्टेड इन द लोअर पॉट। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, पाताल यंत्र बोलते हैं। तो फॉर गंधक तेल, भल्लातक तेल, ज्योतिषमती तेल, बाकुची तेल, करंज तेल, भृंगराज तेल, दी आर रिक्वायर और बी आर नेसेसरी देयर पाताल यंत्र। ओके, हमारा जो 11th यंत्र है दैट नथिंग बट पालिका यंत्र। ओके, तो जिसे हम छलनी वगैरह बोलते हैं। पालिका यंत्र का उपयोग किसी भी चीज़ों को निकालने के लिए किया जाता है। तेल वगैरह जो होते हैं आपने देखा होगा स्टोर वगैरह पे, ओके, जनरल स्टोर पे, तो ये तेल यंत्र निकालने के लिए ये किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है। ओके, पालिका यंत्र द्रुति करने के लिए किया जाता है। द्रुति मतलब गंधक का शोधन विशेष प्रकार से हमें बताया गया है। गंधक का विशेष प्रकार का जो शोधन किया जाता है ना, वहाँ पे गंधक को डिसॉल्व किया जाता है। ओके, तो गंधक को डिसॉल्व करने के लिए पालिका यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम कोई पात्र वगैरह के अंदर गंधक को रख के भी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पालिका यंत्र बेस्ट होता है, स्विचेबल होता है, इसलिए हम पालिका यंत्र का यूज़ करते हैं। ओके, परपटी रसायन में भी और द्रुति करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो परपटी रसायन मतलब क्या होता है कि परपटी को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिसॉल्व वगैरह करते हैं। ओके, तो परपटी आप समझे रहोगे, परपटी जानते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कजली होती है, कजली को डिसॉल्व करते हैं और कजली को डिसॉल्व करने के लिए ये पालिका यंत्र है, इसको हम हाथ से पकड़े हुए रहते हैं। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, नीचे से फायर वगैरह देते हैं। ये फायर इसका नहीं है, ये इस यंत्र का है। ओके, तो फायर वगैरह नीचे से देते हैं। होता है कि जो अपने कजली वगैरह रखा वो मेल्ट होता है और बाद में इसको हम फर्श के ऊपर फेंक देते हैं, वहाँ पे इसको थ्रो कर देते हैं और बाद में परपट्टी ऑप्टन आता है। ओके, तो परपट्टी और द्रुति करने के लिए पालिका यंत्र का यूज़ किया जाता है। ओके, हमारा जो लास्ट यंत्र है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट नथिंग बट भूधर यंत्र। भूधर यंत्र मतलब भू मतलब होता है ज़मीन। ओके, ज़मीन के नीचे गया जो रखा गया जो यंत्र है, ज़मीन के नीचे रखा हमें जो ऑप्टन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भूधर यंत्र बोलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। ओके, तो यंत्र का उपयोग गंधक के अंतर्ध्रुव जारना के लिए किया जाता है। ये यंत्र का अपैरेटस कैसा है, यंत्र बना कैसे, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि एक बालू वगैरह होता है, सैंड वगैरह हमें फिलअप करना रहता है। ओके, एक हमें डिग वगैरह आगे यहाँ पे करना रहता है और ऑलरेडी हमें सैंड से कुछ डिग को फिलअप करना रहता है। बाद में हमें मूछा वगैरह रखना पड़ता है। ओके, जिसकी जारना वगैरह करनी है, जो भी द्रव्य की जारना वगैरह करनी है, यहाँ पे इसको हम रखते हैं।
तो ऑलरेडी सैंड हमें पहले रखना है, इसलिए मैंने इसको अलग से डिनोट किया है। बाद में ऑलरेडी जो सैंड हम डालते हैं उसको मैंने अलग से डिनोट किया है। ओके, अदरवाइज आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी सैंड हमने रखा, फिलअप किया, बाद में उस सैंड के ऊपर हमने इसको रखा और बाद में रिमेन जो डिग था, ओके, उसको रिमेन पार्ट को हमने फिलअप किया विद द सैंड। ओके, और बाद में ऊपर के अर्थ सरफेस के अपने ऑलरेडी हमने काउ डंग केक्स प्लेस किया है और बाद में उसको इग्नाइट करते हैं। ओके, तो इस टोटली यंत्र को हम क्या बोलते हैं? भूधन यंत्र बोलते हैं। तो यंत्र का उपयोग गंधक के अंतर्धूम जारणा के लिए किया जाता है। ओके, तो दैट इज वॉज नथिंग बट यंत्र का प्रकरण। ओके, तो भूधन यंत्र हमने यहाँ पे देखा, पालिका यंत्र देखा, पाताल यंत्र देखा, विद्याधन यंत्र देखा। ओके, देन वी स्टडीड डमरू यंत्र, दोला यंत्र, ओके, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे तुला यंत्र भी देखा, बहुत ही सिंपल, वेइंग मशीन जिसे हम बोलते हैं। देन पातन यंत्र का उपयोग मैंने आपको बताया पातन संस्कार के लिए किया जाता है, जो कि भारत के अष्ट संस्कार में आता है। ओके, और पातन यंत्र भारत के संस्कार के लिए किया जाता है। और पातन यंत्र के 3 प्रकार बताए गए, उर्दू अद तीरक पातन यंत्र। ओके, इसको मैंने डिटेलली आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई भी वगैरह डाउट वगैरह है तो आप आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, वेन एवर यू हैव डाउट। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट फॉर आवर यंत्र का प्रकरण। ओके, तो यंत्रते यस्मात् स्वेदादिकर्म निर्मातुं वार्तिकेन्द्र प्रत्यतः यंत्रते यस्मात् तस्मात् यंत्रमिति स्मृतम। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट फॉर आवर यंत्र instrument where we are using Rashishastra process. Okay, so that is nothing but for our today's class. Thank you.